नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटेंसी से संबंधित एमसीक्यू। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस है आपके नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि गैर लाभकारी संगठन। तो गैर लाभकारी संगठन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली एग्जाम्स में आए हुए हैं उनसे संबंधित हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं। इसमें दोस्तों आपके 50 एमसीक्यू होंगे और साथ में आपके शॉर्ट नोट्स है। क्या है? शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स से आप एक बार फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो ये आपके किस काम में आएगा? फास्ट रिवीजन के भी काम आ जाएगा। और आपके एमसीक्यू इसमें किस तरीके के एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले, टीआरए के लिए, सीए फाउंडेशंस और सीयूटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी आरएसएमएसएस भी जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम है फरवरी में, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं फास्ट रिवीजन के लिए। तो पहली बात करते हैं दोस्तों, ये गैर लाभकारी संगठन होता क्या है। तो उसी को जानने के लिए हम आगे हमारे यहाँ पर बात करेंगे इसमें आगे वीडियो में। तो आप पहले देख लो कि इसमें आपसे क्या क्या फ़ायदा होगा इस वीडियो को आपको देखने से। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी प्रैक्टिस होएगी, आपको टेस्ट सीरीज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके 50 क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे आपके डिटेल्ड सॉल्यूशन करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं? विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन है। फास्ट रिवीजन, आपके चैप्टर वाइज फास्ट रिवीजन है। हर चैप्टर के आपके पार्ट बी का जो अकाउंटेंट के लिए पार्ट बी यानी कि कॉमर्स से संबंधित जितनी भी क्लास है वो सारी हमने करवा दी है। और आपके सभी एग्जाम्स के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ भी करवा दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। जितना आप अच्छा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, तो मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। ये वादा है, प्रॉमिस है आपसे। तो आप अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और जल्दी ही हम आपको सभी एग्जाम्स के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन एक ही क्लास में प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे नहीं है कि 1 घंटे की क्लास लग रही है और 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपको पता है कि जब 1 घंटे की क्लास है उसमें आपके 50-50 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये आपका एक तरह का फास्ट रिवीजन है। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, तो यहाँ पर आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी क्लास से संबंधित है वही है आपके। तो दोस्तों आप पहले तो याद कर लीजिए, और जो चीज़ को आपके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो कुछ भाई कहते हैं पीडीएफ के लिए। तो भाई पीडीएफ किसी चीज़ की आप यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रही है, अभी अवेलेबल होगी तो कुछ चीज़ों की मैं डाल दूंगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को, चाहे टेलीग्राम चैनल है 5G ट्रैक सॉल्यूशन के नाम से, जिसमें डेली टेलीग्राम चैनल का नाम है डेली करंट अफेयर्स बाय 5G ट्रैक सॉल्यूशन। तो उसको आप टेलीग्राम सर्च बॉक्स में सर्च करिए, सर्च करते ही आ जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें लगभग 130 मेंबर्स है, तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। और उसको उसमें जोड़कर ये जो शॉर्ट नोट्स है वो 100% उसमें डाल दूंगा मैं अभी डाल नहीं पाया, लेकिन 2-3 चैप्टर्स के मेरे पास ये बन के कंप्लीट है, उनके डाल दूंगा। और के मेरे पास कंप्लीट नहीं हुए तो मैंने आपको प्रोवाइड नहीं करवाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहते हूँ। और बात करते हैं अब गैर लाभकारी संगठन। तो भाई ये गैर लाभकारी संगठन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको पहले नहीं यहीं पे इसलिए बताया है कि यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ये परिभाषा मान लो एक तरह की, क्या कि इनको समाज कल्याण के लिए बनाया जाता है। ठीक है, निर्माण, इनमें निर्माण नहीं होता, खरीद नहीं होती, बिक्री नहीं होती, उधार लेन देन नहीं होता। ठीक है, इनमें जो धनराशि प्राप्त होती है उसके पूंजी कोष या सामान्य निधि में जमा कराते हैं। आय, इनकी आय कैसे होती है? सदस्य दान करते हैं या अनुदान या निवेश या चंदा। ठीक है, किस किस तरीके दान, अनुदान या निवेश या चंदे से इनमें क्या प्राप्त होती है इनको? इनकम। नेक्स्ट, वित्तीय विवरण तैयार होता है किस किस चीज का क्यों होता है? आय व्यय या वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए। ठीक है, इनके लिए भी इसमें क्या तैयार होता है? वित्तीय विवरण। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, समाज कल्याण के लिए निर्माण, खरीद बिक्री, उधार लेन नहीं करते। धनराशि पूंजी को सामान्य निधि में जमा होती है। आय इनकी दान और अनुदान और निवेश चंदे से प्राप्त होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात है एग्जाम्पल। भाई आपको एग्जाम्पल भी बताना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके, आप उनको आपको एग्जाम्पल बताना है। तो कौन से होते हैं? एक तो होता है स्पोर्ट्स क्लब। क्या होता है?
स्पोर्ट्स क्लब, एक होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, एक होता है पब्लिक हॉस्पिटल, एक होता है लाइब्रेरीज, एक होता है आपके रिलीजियस रिलीजियस इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, जो रिलीजियस धार्मिक इंस्टीट्यूट होते हैं, एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी होते हैं। तो दोस्तों इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने एक साथ लिख दिए। क्या क्या काम होता है इसका, स्क्रीनशॉट जो लेना चाहता है वो ले लीजिए जल्दी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनका फंड कैसे होता है, ठीक है, फंड नहीं, इनका फाइनल अकाउंट कैसे तैयार होता है। एनपीओ है जो आपके नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनका फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं, तो ये लेखांकन अवधि के अकॉर्डिंग बनेंगे, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा और कम जूम कर देता हूँ। ये रहा आपके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक साथ सारी चीज़ें, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्क्रीनशॉट से आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें, एनपीओ के फंड अकाउंट, फाइनल अकाउंट, फंड अकाउंट नहीं, फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खाते, जो एनपीओ है आपका गैर लाभकारी संगठन है, उसका फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, लेखांकन अवधि के अंत में वित्तीय विवरण बनाकर, या ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट इनका नहीं बनता, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इनका व्यापार खाता या प्रॉफिट लाभ हानि खाता नहीं बनता है इनका, एनपीओ का ध्यान रखना। इनमें क्या बनता है, वित्तीय सूचना प्रकट होती है सिर्फ, ठीक है, क्या होती है, वित्तीय सूचनाएं प्रकट। अब दो तरीके के बनते हैं इसमें, एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बनता है, एक तो बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक बनता है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या बनता है, दो अकाउंट बनते हैं, एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि आपके आय और आपके व्यय खाता, ठीक है। अब इनमें क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, इनमें कराते हैं आपके नगद, जो आपके नगद बही का सारांश प्रोवाइड कराए वो कहलाता है आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट खाता। जो नगद पर आधारित हो उसको भी क्या कहेंगे, प्राप्ति और भुगतान खाता, ठीक है। वास्तविक खाता होता है और इसमें गैर नकदी मदें होती है वो उनको नहीं दर्शाई जाती, ठीक है। लेखांकन इसके वर्ष के अंत में किया जाता है। लेखा अवधि में नगद या बैंक की प्राप्तियां एवं भुगतान को इस किसी भी वर्ष का उसको शामिल किया जाता है, और इसमें आयगत एवं पूंजीगत जो आपकी प्राप्तियां हैं उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। आयगत एवं पूंजीगत प्राप्तियां हैं उनको दोनों को, प्राप्ति या भुगतान हो दोनों को शामिल किया जाता है। ये तो हो गया आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट बैंक। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके किस पर होता है, आय में व्यय का सारांश होता है, लाभानी खाते के समान होता है, एक ध्यान रख लेना, उपार्जन के आधार पर होता है, नकदी और गैर नकदी दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। नाम मात्र का खाता होता है, ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो आपके नाम मात्र खाता होता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आपके वास्तविक खाता होता है, ध्यान रख लेना। इसमें केवल आयगत मध्य आती है, जो भी चालू वर्ष की जो करंट ईयर है उसकी आपके रेवेन्यू मध्य होती है वही आएगी इसमें आपके, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। इसमें आपके किसका निर्माण होता है, या तो शेष अधिक्य का या शेष कमी का, ठीक है। चिट्ठे में पूंजी कोष को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, चिट्ठे में जो पूंजी मिलती है उसको कोष में ट्रांसफर कर देते हैं। ये हो गए आपके दोनों, ठीक है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको रिवीजन कर दिया। अब इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको आगे अभी करवाएंगे, ठीक है, एमसीक्यू। नेक्स्ट नेक्स्ट इनसे संबंधित कुछ पॉइंट नीचे बच रहे हैं, तो ये मैं और आपको बता देता हूँ कि ये तो था आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और इधर था आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर इसके डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, डेबिट साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आपके प्राप्तियां लिखी जाएगी, और क्रेडिट साइड में आपके भुगतान लिखा जाएगा, इनको याद कर लीजिए, ठीक है। ये याद करने की चीज़ है। डेबिट साइड क्या लिखा जाएगा, प्राप्तियां, इसके क्रेडिट साइड में भुगतान। और आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, व्यय तथा हानियां, और क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा, आगम तथा लाभ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है चारों बात, इनको याद कर लीजिए, इनसे 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट क्लियर होते हैं, ठीक है। मूल्यह्रास शामिल नहीं किया जाता, तो आपके पेमेंट, आपके भुगतान और आपके प्राप्ति एवं भुगतान अकाउंट में मूल्यह्रास यानी कि हास, अभी कल हमने चैप्टर पढ़ा, तो वो हास इसमें शामिल नहीं किया जाता। जबकि आपके आय और व्यय में मूल्यह्रास शामिल किया जाता है। अवधि किसी भी वर्ष हो सकती है आपके पेमेंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में। जबकि अगर बात करें आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो उसमें आपकी अवधि होती है वर्तमान वर्ष, जो केवल चालू वर्ष से संबंधित हो, ठीक है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहे तो। नेक्स्ट, वैसे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, कहाँ पर करवाऊंगा प्रोवाइड, आप टेलीग्राम पे जाके, टेलीग्राम का लिंक कोई सी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो 5G टेक सोल्यूशन के नाम से आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके सर्च करें, वहाँ पर आपको जरूर टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसमें डेली करंट अफेयर्स बाय 5G टेक सोल्यूशन, उसमें डेली करंट अफेयर्स डाली जाती है, वहाँ पर अगर आप पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा अवधि के अंतिम दिन। तो लेखा अवधि के अंतिम दिन बैलेंस शीट, लेखा अवधि के अंतिम दिन बैलेंस शीट का, अभी इसमें बात अपन इसके साथ जो बैलेंस शीट का निर्माण होता है ना, उसकी बात हो रही है कि कैसे। तो जो ले आपके बैलेंस शीट है वो लेखांकन अवधि होगी ना, उसके अंतिम दिन तैयार किया जाएगा। कब किया जाएगा? लेखांकन अवधि के अंतिम दिन, ठीक है। क्या करेगा ये? आपके संपत्ति यानी कि एसेट और दायित्व यानी कि लायबिलिटीज, इनको आपके क्या करेगा? प्रकट, ठीक है। बैलेंस शीट आपके पूंजी खाता नहीं होता, अर्थात ये क्या होता है? पूंजी या सामान्य संचित निधि होती है। क्या होती है? पूंजी या सामान्य संचित निधि, जो क्या करती है? आपके पूंजी निधि में अधिक या कमी को समायोजन करती है, ठीक है। कब? जब वर्ष के अंत में, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट मदे हैं जो इनको किस में लेते हैं भाई? इनको इनकम आयगत में लेते हैं या फिर रेवेन्यू में लेते हैं, कैपिटल में लेते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लेते हैं, किस में लेते हैं इनको, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर प्रवेश शुल्क की बात करें, आप किसकी बात करें, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 की 5 मदे, इन पर आपकी कम से कम 20 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे 5 मदों से, ठीक है। अगर आप प्रवेश शुल्क की बात करें, किसकी बात करें? प्रवेश शुल्क की, तो प्रवेश शुल्क आपके क्या होता है? गैर आवर्ती, ठीक है। प्रवेश शुल्क मतलब एक बार प्रवेश करने पर जो फीस ली जाती है वह आपके एक बार ही देनी होगी। तो वो किस में आएगी? आपके, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूंजीकृत भी हो सकती है और आपके आयगत भी हो सकती है, ठीक है। पूंजीकृत इसलिए किया जा सकता है कि क्योंकि ये गैरावर्ती की प्रकृति के होते हैं और ये संस्था के नियमों के अनुसार आयगत के रूप में भी लिया जा सकता है इसको, ठीक है। अगर दान की बात करें, तो दान अगर कैपिटल में कब होगा? जब विशेष उद्देश्य के लिए लिया जाएगा, ठीक है। दान अगर विशेष उद्देश्य के लिए किया जाए तो वो कैपिटल में आएगा, और अगर दान की राशि छोटी है तो वो किस में आएगा? रेवेन्यू में। दोनों बातों ध्यान रख लेना। दान को इंग्लिश में बोलते हैं डोनेशन, ठीक है। डोनेशन कैपिटल में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कब आएगा? जब विशेष उद्देश्य के लिए, ठीक है। विशेष उद्देश्य मतलब कि स्पेशल पर्पज डोनेशंस या एंडोमेंट, ठीक है, निधि के लिए। तो यहाँ पे आप निधि भी लिख सकते हैं, निधि के लिए भी आपके कैपिटल में आएगा। और रेवेन्यू में कब होएगा? जब छोटी राशि हो, ठीक है। तो ये किस में माना जाएगा? आपके आयगत प्राप्ति में। और किस में दिया जाएगा इसको? आय और व्यय खाते में जमा किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विरासत। विरासत को इंग्लिश में बोलते हैं लेजेसी, ठीक है। लेजेसी मतलब कैपिटल फंड में, ये किस में जाएगा? कैपिटल में। किस में जाएगा? कैपिटल में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके आजीवन सदस्यता शुल्क, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, ठीक है। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस को, ये किस में जाएगी? आपके कैपिटल में, ठीक है। चंदा होता है आपके, चंदा को आपके बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चंदा को सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन है वो आपके वार्षिक आधार पे दिया जाता है, साल में एक बार, ठीक है। तो यह आपके आयगत प्रकृति में जाता है। किस में जाता है? आयगत प्रकृति में। तो आपके आयगत मतलब कि रेवेन्यू में जाता है, ठीक है। तो ये किसके आधार पर होता है? आपके चंदा, चंदा होता है ये आपके उपार्जन के आधार पर होता है। किसके आधार पर? उपार्जन अवधारणा के आधार पर, ठीक है। ये भी आप याद कर लेना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कि प्रवेश शुल्क किस में जाएगा? पूंजीकृत या आयगत में। दान आपके कैपिटल में कब जाएगा? जब विशेष उद्देश्य के लिए। और रेवेन्यू में कब जाएगा? आपके जब छोटी राशि हो। लीजेसी किस में जाएगी? विरासत किस में जाएगी? कैपिटल, कैपिटल में जाएगी, ठीक है। और आपके आजीवन सदस्यता किस में जाएगी? कैपिटल में। चंदा किस में जाएगा? आपके रेवेन्यू यानी कि आयगत में। तो कैपिटल की कौन कौन सी है? विशेष उद्देश्य के लिए दान, विरासत और आजीवन सदस्यता, ये तीनों किस में जाएंगे? आपके कैपिटल में, ठीक है। पूंजीगत किस क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म वाले, और जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं वो रेवेन्यू होते हैं। इससे भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और इनको आपको पढ़कर फटाफट जवाब देना है, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसको पढ़कर आपको फटाफट जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में क्या आएगा? विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इनमें से कौन सी गैर आर्थिक क्रिया है? तो कौन सी है जिससे हम, अब गैर आर्थिक मतलब जिनसे हम पैसा कमाना नहीं चाहते, तो वो हो जाएगी आपके परोपकार। क्या हो जाएगी? परोपकार, ठीक है। मतलब कि चैरिटी। क्या हो जाएगी? चैरिटी, ठीक है। व्यवसाय से, बिजनेस से पैसे के लिए करते हैं, आपके सर्विस या जॉब भी आप पैसे के लिए करते हैं, प्रोफेशन भी पैसे के लिए। तो सी हो जाएगी चैरिटी, ठीक है। और क्या क्या होती है इससे संबंधित? जो गैर आर्थिक क्रिया होती है आपके नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये होते हैं आपके स्पोर्ट्स क्लब होता है, शिक्षण संस्थान हो सकते हैं, सार्वजनिक शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक अस्पताल, पुस्तकालय, धर्मार्थ संस्थान। तो ये सब किस में आते हैं? आपके एनपीओ में। किस में आते हैं? एनपीओ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, प्राप्ति एवं भुगतान खाता किन लेन देनों को अभिलिखित करता है? तो आपके पेमेंट सॉरी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, वो कौन से लेन देनों को लेता है? तो वो आपके कौन से वर्ष के लेते हैं? चालू वर्ष के साथ साथ विगत वर्षों के भी लेता है, तो ये किसी भी वर्ष का ले सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहीं से आपके प्राप्ति और भुगतान खाता की परिभाषा क्लियर हो गई कि जो आपके चालू वर्ष के साथ साथ विगत वर्षों की प्राप्तियां ले, प्राप्ति और भुगतान लेगा, वही आपके प्रॉफिट आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, जबकि आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें सिर्फ करंट ईयर के लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो आपके पेमेंट एंड रिसिप्ट जो अकाउंट है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपके गैर व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा। किसके द्वारा? गैर व्यापारिक, यानी कि आपके एनपीओ के द्वारा। दो तरह के बनाए जाते हैं, तो दोनों में से एक ही एनपीओ ही बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एक गैर व्यापारिक संस्था की आय निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नहीं तैयार किया जाता? तो इनमें से क्या तैयार नहीं किया जाता, आपको ये बताइए। लाभ हानि खाता, एनपीओ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एनपीओ की। तो एनपीओ में प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनता, ये पहली बात ही है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। बैलेंस शीट बनाते हैं, प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं, आय व्यय, ये तीनों बनते हैं आपके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता संक्षिप्त प्रारूप है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है वो किसका सारांश है? तो मैंने आपको बताया किसका है? रोकड़ पुस्तक का। किसका है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता तो आपके रोकड़ पुस्तक का है। जबकि अगर बात करें आपके आई एम व्यय खाता, वो किसका है? जल्दी बताए किसका है वो? आपके सारांश किसका है वो? आई एम व्यय खाता किसका सारांश है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी 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 आपको बताया था मैंने, तो वो आई व्यय खाता आपके आई व्यय का ही सारांश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, तो आप जवाब दीजिए फटाफट। एक गैर लाभकारी संगठन की प्राप्तियां एवं भुगतान खाता है, तो इनमें से बताइए एनपीओ की प्राप्तियां भुगतान खाता कैसा होता है? तो मैंने आपको बताया कैसा होता है, ये वास्तविक खाता होता है। क्या होता है? वास्तविक खाता। ठीक है, आपके जो प्राप्ति एवं भुगतान खाते हैं होते हैं वो वास्तविक खाता होता है। ठीक है, कैश बुक का सारांश होता है, नगद आधार पर होता है, अंतिम शेष दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो मैं आपको बोल देता हूँ कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या है, तो उन पर आप ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा गैर लाभकारी संगठनों द्वारा तैयार नहीं किया जाता? तो एनपीओ द्वारा कौन सा तैयार नहीं किया जाता? मैंने अभी आपको बताया, तो लाभ हानि खाता कौन सा तैयार नहीं किया जाता? लाभ हानि खाता। आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता और बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, प्राप्ति और भुगतान खाते को तैयारी करने के लिए जानकारी कहाँ से ली जाती है? तो आपके पेमेंट एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें जानकारी किससे ली जाएगी? आपके किससे ली जाएगी? कैश बुक से, क्योंकि कैश बुक का क्या होता है? ये सारांश होता है। क्या होता है? कैश बुक का सारांश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपके ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर और आप फटाफट पढ़कर जवाब दीजिए। प्राप्ति एंड भुगतान खाते में क्या होती है? तो आपके पेमेंट और रिसिप्ट्स अकाउंट है, उसमें क्या क्या शामिल होती है? आयगत और पूंजीगत दोनों प्रकार की मदें होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? जो आपके कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स है, दोनों को ही शामिल किया जाता है। जबकि अगर बात हो आपके इनकम में एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, आपका क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, तो उसमें केवल आपके आयगत मदों को ही शामिल किया जाता है। किसको किया जाता है? आयगत मदों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट पढ़कर जवाब दीजिए। प्राप्ति और भुगतान खाता है, तो पेमेंट एंड रिसिप्ट रिसिप्ट अकाउंट कौन सा है इनमें से? बताइए किस पर होगा? किस पर होगा? तो मैंने आपको बताया नगद बही का सारांश। क्या होगा? नगद बही का सारांश। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें प्रॉफिट एंड आपके ये प्राप्ति एवं भुगतान खाते की बात करें, तो इसमें मैंने आपको बताया था डेबिट साइड। डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट में आपकी क्या आएगी? डेबिट साइड क्या आएगी? आपकी प्राप्तियां क्या आएगी? डेबिट साइड प्राप्तियां। और क्रेडिट साइड क्या आएगी? बताइए क्रेडिट साइड क्या आएगा? आपके भुगतान। ठीक है, क्या आएगा? भुगतान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार किया जाता है, तो प्राप्ति और भुगतान खाता किसके आधार पर किया जाता है? नगद आधार पर। तो मैं क्योंकि नगद वही के अकॉर्डिंग होता है, ये किसके अकॉर्डिंग होता है? नगद वही के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारी चीजें दोस्तों आपको मैंने रिपीट करवा दी है, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड करा दी। निम्नलिखित में से कौन सी मद प्राप्ति और भुगतान खाते में दर्ज नहीं की जाती? तो इनमें से कौन सी मद है जो प्राप्ति और भुगतान खाते में दर्ज नहीं की जाती? तो कौन सी नहीं की जाती बताइए, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में? तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में कौन सी नहीं की जाए, कौन सी नहीं की जाती, बताइए कौन सी नहीं की जाती? बकाया चंदा नहीं की जाती क्या? बकाया चंदा, संपत्ति की बिक्री पर हानि और मूल्यह्रास, ये तीनों चीजें आपके प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं होती जमा। ठीक है, तीनों की तीन चीजें नहीं होती। क्योंकि क्यों नहीं होती, अब आप ये कमेंट बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्यों नहीं होती। ठीक है, हानि, लाभ और आपकी कमी। ठीक है, लाभ आने को तो वैसे ही नहीं लेते। ठीक है, क्या लाभ आने को तो वैसे ही आपके नहीं लेते। ठीक है, इसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाते में। ठीक है, क्योंकि केवल वित्तीय स्थितियों का विवरणों का पता लगाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। और मूल्यह्रास आपके जो बकाया, ये तो तीनों तो ये हो गए। ठीक है, और चंदा और आपके ये, इनको भी आपके जो बकाया चंदा की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पेएबल आपके सब्सक्रिप्शन, तो वो भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या आएगा? तीनों को शामिल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको आमतौर पर एक गैर लाभकारी संगठन माना जाता है? तो बताइए इनमें से किसको आपके एनपीओ माना जाता है? तो आपके पहले हो जाएगा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि धर्मार्थ संगठन। कौन कौन से आते हैं? सार्वजनिक शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक अस्पताल, आपके स्पोर्ट्स क्लब, रोटरी, लॉयंस क्लब और धार्मिक संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गैर लाभकारी संगठन में निम्नलिखित सभी खातों को तैयार करते हैं केवल इसको छोड़कर, तो किसको छोड़कर सभी खातों को तैयार करते हैं आपके? बताइए। प्राप्ति एवं भुगतान को करते हैं, आय व्यय खाते को, चिट्ठा को करते हैं, तो आपके आय विवरण को नहीं करते। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपके करंट, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, और इसका आप पढ़कर जवाब दीजिए। एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा एक संपत्ति की खरीद को क्या को दिखाया जाएगा? तो अब जब एनपीओ है, ठीक है, एनपीओ, और वो आपके एक संपत्ति खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है? संपत्ति की क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। तो उसको किस में दिखाया जाएगा? बताइए किस में दिखाया जाएगा? तो ये आएगा आपके प्राप्ति एवं भुगतान खाते में। किस में आएगा? प्राप्ति एवं भुगतान खाते में। अब प्राप्ति एवं भुगतान खाते के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आपके नगद बही का सारांश होता है, नगद आधार पर तैयार किया जाता है, गैर नकदी वाली मदें इसमें दर्शाई नहीं जाती। ठीक है, वास्तविक खाता होता है, लेखांकन इसका वर्ष के अंत में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गैर लाभकारी संगठन क्या? गैर लाभकारी संगठन का आय व्यय खाता है। तो जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, वो आपके उसकी बात हो रही है, तो ये किस तरीके का होता है? नाम मात्र का। कैसा होता है? नाम मात्र, मतलब कि नॉमिनियल। कैसा होता है? नॉमिनियल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मद एक क्लब के आय व्यय खाते में नहीं लिखा जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा मद एक क्लब के आय व्यय खाते में नहीं लिखा जाएगा? तो कौन सा नहीं लिखा जाएगा आय व्यय खातों में? बताइए। अब जब आय व्यय खाते में कौन से लिखे जाते हैं? केवल आयगत। कौन से लिखे जाते हैं? आयगत व्यय। ठीक है, तो आयगत व्यय मतलब कि आपके कैसे हो जाएंगे? शॉर्ट टर्म वाले। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले तो शामिल किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म वाले नहीं किए जाएंगे। तो कौन से आ जाएगा आपके? पुराने अखबारों की बिक्री शॉर्ट टर्म है, किसी परम परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि, हानि आपके शॉर्ट टर्म। पारिश्रमिक का भुगतान, ये भी आपके शॉर्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, फर्नीचर की बिक्री, ठीक है, ये फर्नीचर क्या होते हैं आपके? लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके? इसको नहीं दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आय व्यय खाते में आंकड़े सम्मिलित होते हैं, तो आय व्यय खाते में कौन से होते हैं आपके? आयगत। और आयगत होते हैं वो आपके शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब कि प्रेजेंट ईयर से, तो चालू वर्ष से संबंधित। कौन से होते हैं? चालू वर्ष से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आप पढ़कर जवाब दीजिए। निम्न में से किस मद को एक क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में प्रवेश नहीं करना चाहिए? तो निम्न में से किसी मद को बताइए, इनमें से कौन सी मद है जिसको क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में लेखे में प्रविष्ट नहीं करना है? तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में किसको नहीं दर्शाया जाएगा? आपके पुराने समाचार पत्रों की बिक्री, इसको दर्शाया जाएगा क्या? बताइए किसको दर्शाया जाएगा? पुराने समाचार पत्रों की बिक्री, तो ये इससे आपके बिक्री करेंगे तो आपके पेमेंट, प्रयोग की गई संपत्ति से हानि, ठीक है। और उपस्कर बिक्री यानी कि रियलाइजेशन फ्रॉम द सेल ऑफ फर्नीचर, तो आपके इसको तो किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके प्रयोग की गई संपत्ति से हानि, जो हानि को पहले से यूज कर लिया, ठीक है। कैपिटल में आपके वो आती है जिसको निर्माण से लेकर पहली बार यूज करेंगे ना, उससे पहले जितने भी चीज यूज हुई है उसको किसी चीज को बनाने में, तो वो आती है आपके कैपिटल में, ठीक है। किस में आती है? कैपिटल में, ठीक है। तो कैपिटल में भी आपके इसको यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रयोग की गई संपत्ति से हानि, ठीक है। तो ये आपके लॉस है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ये किस में आ जाएगा? प्रॉफिट है और लॉस है, तो ये प्रॉफिट और लॉस आपके फिर इसमें आयगत व्ययगत खाते के समान होते हैं ये, ठीक है। तो आई आपके एक्सपेंडिचर एंड इनकम जो अकाउंट खुलेगा उसमें आ जाएगा ये, ठीक है। आय व्यय एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं है तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाके 5G ट्रैक सॉल्यूशन सर्च करेंगे तो वहाँ पे आएगा डेली करंट अफेयर्स बाय 5G ट्रैक सॉल्यूशन, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। प्राप्ति एवं भुगतान खाते के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है उसकी बात हो रही है, उसमें से इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? अंतिम शेष नगद अवशेष को बताता है, ये बात सही है, क्योंकि नगद आधार पे होता है ये आपके अकाउंट जो होता है ना, किस पे होता है ये? नगद आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय व्यय खाता बनाने का उद्देश्य क्या है? जब आप इनकम एक्सपेंडिचर जो अकाउंट बनाते हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो बताइए मेन कारण क्या होता है उसको बनाने का? आपका आधिक्य या घाट कमी ज्ञात करना, ठीक है। आधिक्य या घाटा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर और इसको पढ़कर आप जवाब दीजिए। गैर व्यापारिक संस्था ये तैयार करती है, तो जो गैर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या तैयार करती है? आपके व्यापारिक खाता बनाती है क्या? नहीं। व्यापारिक खाते में लाभ हानि खाता बनाती है क्या? नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। आय व्यय खाता बनाई जाती है, कौन सा? उपरोक्त में से कोई आय व्यय और खाता क्या बनाती है? आय व्यय खाता बनाती है और एक प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाती है, दो बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर लाभकारी संगठन की पूंजी, क्या पूंजी आमतौर पर के रूप में जानी जाती है? तो जो एनपीओ की पूंजी है उसको किसके रूप में माने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचित निधि या पूंजी कोष के रूप में, किसके रूप में माने जाते हैं? संचित निधि या पूंजी कोष के रूप में माना जाता है। फंड, एक्युमुलेटेड फंड या कैपिटल फंड के रूप में। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। आय व्यय खाते में निम्नलिखित मदों में से कौन सा दिखाया गया है? तो आय व्यय खाते में सिर्फ आयगत मदों को दिखाते हैं, आयगत आइटम को दिखाते हैं, ठीक है। वो भी कब? जब करंट ईयर के लिए, तो क्या हो जाएगा? लेखा अवधि से संबंधित केवल आयगत मदे, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेखा अवधि से संबंधित केवल आयगत मदों को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर और आप पढ़कर जवाब दे दीजिए। एक गैर लाभकारी संगठन के लिए लेखांकन समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लेखांकन समीकरण क्या होती है? असेट, असेट बराबर आपके होता है लाइबिलिटीज, क्या? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्या? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लेखांकन समीकरण का किससे प्राप्त होता है हमको? डबल एंट्री सिस्टम से, तो ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कैपिटल को एक साइड लेंगे तो आपके क्या हो जाएगा? एसेट माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके?
एसेट माइनस लायबिलिटीज होगा। तो इसमें से कौन सा, इसमें से आपको सही बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें आपके कौन सा हो जाएगा, पूंजी कोष। अगर पूंजी कोष है कैपिटल और लायबिलिटीज को जोड़ के संपत्ति, तो यही हो जाएगा आपके पहला ही वाला, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय व्यय खाता पर आधारित होता है, जो आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो किस पर आधारित होता है, बताइए फटाफट, किस पर आधारित होता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किस पर आधारित होता है, उपार्जन लेखांकन पर। किस पर होता है, उपार्जन लेखांकन, यानी कि किस पर होता है आपके, बताइए फटाफट किस पर आधारित होता है। उपार्जन लेखांकन आपके एक्चुअल अकाउंटिंग पर होता है, ठीक है। आपको बताया मैंने, जो आपके इनकम एक्सपेंडिचर है वो उपार्जन पर होता है, और आपके नगद पर कौन सा होता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ठीक है। इसमें दो ही खाते चलते हैं एनपीओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर लाभकारी संगठन के अंतिम खातों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो अंतिम खातों में मैंने आपको बताया प्राप्ति एवं भुगतान, आय और व्यय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी चिट्ठा हो रहा है इसमें, तो सी हो जाएगा आपका, सी आंसर सही होएगा। डी, सी नहीं डी होगा, डी सॉरी, चिट्ठा भी आएगा ना इसमें। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय व्यय खाता और चिट्ठा तीनों होते हैं इसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके, एक गैर लाभकारी संगठन में कौन से हो जाएंगे, तीनों चीज शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय और व्यय खाता, आय व्यय खाता पर तैयार किया जाता है, तो किस पर किया जाता है, उपार्जन आधार पर किया जाता है क्या, हाँ, ठीक है। क्योंकि ये आपके जो आय व्यय खाता है वो किस पे होता है, नाम मात्र होता है, क्या होता है, नाम मात्र। और प्राप्ति एवं भुगतान खाता आपके वास्तविक होता है, ठीक है, केवल आयगत मदे इसमें दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय व्यय खाता किस प्रकार की मदों को दर्शाता है, तो आपकी कौन सी मदों को दर्शाता है, किसी विशेष लेखा अवधि से संबंधित केवल आयगत प्रकृति की मदों को दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा आपके, डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। किसी विशेष लेखा अवधि से संबंधित केवल आयगत मदों को कौन दर्शाता है, आपके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय व्यय खाता के समान है, तो जो आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो किसके समान है, तो ये प्राप्त लाभ हानि खाते के समान है, किसके समान है, लाभ हानि खाते के समान है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यह्रास में शामिल किया जाता है, तो जो आपके डेप्रिसिएशन है उसमें क्या शामिल किया जाता है, बताइए क्या किया जाता है। कल हमने मूल्यह्रास की भी आपको वीडियो बना दी, ठीक है, सारी वीडियो कंप्लीट होने वाली है, बस एक वीडियो और बची है, वो आ जाएगी कल, ठीक है। आय और व्यय खाता, ठीक है, आय और व्यय खाता क्या हो जाएगा, ये आय और व्यय खाता, मूल्य आय और व्यय खाता है, उसमें आपके क्या शामिल किया जाता है, मूल्यह्रास, क्या किया जाता है, मूल्यह्रास, ठीक है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं किया जाता, ध्यान रखना इसको शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यय पर आय की अधिकता को किस नाम से जाना जाता है, तो आय व्यय पर जब खर्च है, ठीक है, क्या है, खर्च, अगर उससे आय अधिक है, तो आय जब ज्यादा रहेगी तो आपके क्या हो जाएगा, अधिक के मतलब कि सरप्लस, क्या रहेगा, सरप्लस, ठीक है। और जब आपके बात होती है आय पर व्यय की अधिकता, जब आपके आय है, ठीक है, आय में से व्यय को घटाते हैं तो आपके क्या आती है, लाभ हानि का पता चलेगा, ठीक है, अधिक्य और कमी का। तो जब आपके व्यय ज्यादा है तो माइनस में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, कमी या न्यूनता, क्या होगी, हानि नहीं होगी, ध्यान रखना। यहाँ एनपीओ में आपके हानि की बात नहीं होती, यहाँ पे आपके डेफिसिट की बात होगी, किसकी होगी, डेफिसिट यानी कि कमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए कि ऑप्शन में क्या आएगा। एक क्लब रेस्तरां है और जो अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए अलग अलग व्यापार खाता रखता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक गतिविधियों पर लाभ हानि का उपचार करेगा। तो बताइए इनमें से कौन सा लाभ हानि का उपचार करेगा व्यापारिक गतिविधियों पर, बताओ बताओ कौन सी करेगा। भाई अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक अलग व्यापारिक खाता रखता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक गतिविधियों पर, तो क्लब की बात हो रही है, क्लब किस में आएगा, आपके एनपीओ में, ठीक है। अब लाभ हानि खाता तो वहाँ बन नहीं सकता है एनपीओ में, ठीक है। जब एनपीओ में लाभ हानि खाता नहीं बनता तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, आय गए आय, आय व्यय खाता बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आय व्यय खाता, ठीक है, आय व्यय अकाउंट बनाएंगे। आय व्यय अकाउंट से आपको अधिक्य में न्यूनता की कमी पड़ जाएगी, तो आपके क्या हो जाएगा, ए बी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। आय आय और व्यय खाते में लाभ या हानि प्रस्तुत की जानी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आप पढ़कर जवाब दीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने 5G टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बंदोबस्ती निधि है के रूप में जानी जाती है। तो बंदोबस्ती निधि को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो ये होती है आपके बंदोबस्ती निधि यानी कि एंडोमेंट फंड। ठीक है, तो ये आपके किस में आती है? विशेष दान में। किस में आती है? विशेष दान में। और विशेष दान को मैंने आपको किस में माना था? विशेष दान को किस में माना था? बताइए किस में माना था विशेष दान को? आपके कैपिटल में। किस में माना था? पूंजीगत प्राप्ति में। किस में माना था? अब कौन कौन सी आएगी आपके पूंजीगत में? आपके तो एक तो आता है विशेष दान। क्या आता है? विशेष दान आता है। ठीक है, एक आपके लीजेसी आती है यानी कि विरासत। ठीक है, एक आपके क्या आती है? आज जो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। ठीक है, यानी कि आजीवन सदस्यता शुल्क। ठीक है, एक आपके प्रवेश शुल्क भी आता है। ठीक है, प्रवेश शुल्क। ठीक है, इसको कैपिटल किया जा सकता है, ये आपके क्या बोलते हैं रेवेन्यू भी हो सकता है। क्या प्रवेश शुल्क, प्रवेश शुल्क। ठीक है, चंदा भी आपके किस में आता है? कैपिटल में। किस में आता है चंदा? कैपिटल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताते जाइए। विरासत आमतौर पर प्रकृति की मद होती है। तो मैंने अभी आपको बताया पूंजीकृत किस में होती है? पूंजीकृत यानी कि कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त कोई भी दान, ये भी किस में आएगा? आपके पूंजीकृत। अगर छोटी राशि हो तो आयगत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये इंग्लिश में है, थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ लीजिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है तो दिक्कत आती है। वर्ष के प्रारंभ में 1500 का चंदा, ठीक है, बकाया है। चालू वर्ष में 10,000 का चंदा मिल चुका और 2500 का चंदा वर्ष की समाप्ति पर अभी बकाया है। तो बताइए प्राप्ति एवं भुगतान खाते में चंदे की राशि कितनी प्रकट होगी? तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते की बात हो रही है। किसकी? प्राप्ति एवं भुगतान खाते में। ठीक है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में आपके ये ध्यान रखिए कि चंदे की राशि कितनी प्रकट होगी। भाई कितनी, आप कितनी लोगे? तो मैं ये जानता हूँ कि आपके जो प्राप्ति एवं भुगतान खाते की बात होती है उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ कैश की बात होती है। किसकी होती है? कैश की, जो भी सिर्फ प्रेजेंट ईयर से संबंधित। ठीक है, 2500 रुपये ये आए ही नहीं इस साल के, आने थे ये गए साल के हैं। ठीक है, तो 10,000 मिले आपकी बार। ठीक है, मिल चुके वही आएगा। तो क्या हो जाएगा आपके? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10,000 रुपये। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार वापस देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त कोई भी दान, मैंने आपको बताया पूंजीगत प्राप्त दान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर और आप पढ़कर जवाब दीजिए। आय व्यय खाते में 10,000 रुपये का चंदा आया। ठीक है, वर्ष के प्रारंभ अंत में क्रमशः 1,000 रुपये। ये तो आपके शुरू में यानी कि बिगन में कितने हैं आपके? 1,000 रुपये। कितने हैं? 1,000 रुपये। और एंड में कितने हैं आपके? 1,500। कितने हैं एंड में? कितने? 1,500। मतलब कि प्रेजेंट ईयर के तो 1,500 और गई साल के कितने हैं आपके? 1,000 रुपये। और 10,000 रुपये के आगे है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में चंदे की राशि कितनी होगी? बताइए चंदे की राशि कितनी होगी? भाई बताइए फटाफट कितनी होगी? प्राप्ति एवं भुगतान खाते में अगर देखो यहाँ वही उसी तरीके से बात करें नहीं कि भाई चंदे की राशि कितनी होगी। ठीक है, तो वही आएगा क्वेश्चन, कितना आना चाहिए? 10,000। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेशन करवा रहा है, क्या करवा रहा है? कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करेंगे? इस साल का 10,000 रुपये कितना है? 10,000 का चंदा। ठीक है, और वर्ष के प्रारंभ में तो इस गई साल वाले को घटा देंगे और इस साल वाले को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा आपके? 1,000 चल जाएंगे। तो आपके 1,000 तो ये चल जाएंगे। ठीक है, और आपके 1,000 तो 1,000 से 1,000 गए 500। तो ये हो जाएंगे आपके इस साल के। तो टोटल ये कितना हो जाएगा आपके? 1,000 से 1,000 चल जाएंगे, 500 बचेंगे। ठीक है, तो 500 और प्रकट राशि पूछ रहा है कि भाई कितनी दिखाई देगी। ठीक है, मतलब अगर इसको आप इंग्लिश में भी करेंगे तो अपीयरिंग रिसीव्ड, अपीयरिंग इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स विल भी कितना होना चाहिए? ठीक है, तो ये यहाँ पर देख लीजिए एक बार इसका। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज सब्सक्रिप्शन 10,000, सब्सक्रिप्शन activity beginning of the year at the end of year were 1,000 and 1,500 respectively. The figure of subscription received appearing
प्राप्त कितना होगा इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो कितना होगा आपके, केवल नगद को दर्शाया जाएगा कि भाई नगद कितना आया हुआ है, कितना, किसको दर्शाया जाएगा, केवल नगद को दर्शाया जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके 10,000 में से आपके 1000 को तो आपके घटा देंगे और 1500 को आपके जोड़ लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 1500 आपका एंड ऑफ द ईयर है, ये बकाया चल रहा है अभी, तो आपके कितने हो जाएंगे, 10 से और 11 11 2500 1500, तो ये हो जाएंगे आपके 9,500। कितना हो जाएगा, 9,500। कैसे कि जो आपके बात इसमें हो रही है आपके प्राप्ति एवं भुगतान खाते की, तो ये प्राप्ति एवं भुगतान खाते में किसी भी वर्ष का ले सकते हैं, यह तो आपको पता है। ठीक है, किसी भी वर्ष का ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ केस की बात होएगी, किसकी बात होएगी, केस की बात होएगी। ठीक है, तो वर्ष के प्रारंभ में 1,000 रुपये तथा आपके वर्ष के अंत में 1,500 रुपये की चंदा बकाया है, रेस्पेक्टिवली बकाया है। तो ये आपके 1,000 और 1,500 में से, तो ये आपके 9,500 हो जाएंगे। ठीक है, 1,000 में से आपके कितने घटाएंगे आप, 1,500 रुपये, तो कितना जाएगा, -500 और करना है तो आपको 1,000 में से, 10,000 में से 500, 9,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यही था, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, एक गैर लाभकारी संगठन के सदस्य से चंदे की अग्रिम प्राप्ति को, तो यहाँ पे बात होती है अग्रिम प्राप्ति को, तो प्रीपेड जो एक्सपेंस है, अग्रिम यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो प्रीपेड जो एक्सपेंडिचर है उसको आपके किस में गिना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनपीओ के सदस्य के लिए उसको दायित्व में गिना जाता है, किस में गिना जाता है, दायित्व यानी कि लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, माननीय मानदेय एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाने वाला पारिश्रमिक है जो गैर लाभकारी व्यक्ति या कर्मचारी नहीं है, तो संगठन के द्वारा मानदेय का भुगतान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो मानदेय का भुगतान करेंगे तो वो किस में जाएगा बताइए, मानदेय किसके लिए होता है, आपके शॉर्ट टर्म के लिए, किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म किस में जाते हैं, आपके रेवेन्यू यानी कि आयगत व्यय में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, और इसको पढ़कर आप जवाब दीजिए। चंदा प्राप्त हो चुका है लेकिन उपार्जित नहीं हुआ, तो किस प्रकार की मद है, चंदा प्राप्त हो चुका लेकिन उपार्जित नहीं हुआ, तो ये आपके दायित्व में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, दायित्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, आजीवन सदस्यता शुल्क एक है, तो जो आजीवन सदस्यता है ये शुल्क किस तरीके की होती है, आपके पूंजीगत प्रकृति की प्राप्ति, कैसी होती है, पूंजीगत प्रकृति की प्राप्ति यानी कि आपके दान, ठीक है, आपके विरासत और आपके एलएमएफ। ठीक है, तो ये तीनों आपके किस में आएगी, दान, विरासत और एलएमएफ तीनों किस में आएंगे आपके, आजीवन, ये पूंजीगत प्रकृति की प्राप्ति में, किस में आएगा, पूंजीगत प्रकृति की प्राप्ति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 200 सदस्यों का है क्लब है कोई, उसमें 3,000 रुपये का सालाना है, तो 200 सदस्यों को अगर आप 3,000 के हिसाब से करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा, 6 लाख। ठीक है, 6 लाख रुपए टोटल क्या हो जाएगा आपके, चंदा कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके वर्ष के शुरुआत में यानी कि बिगनिंग में कितना है, बिगनिंग में कितना है आपके 18,000 रुपये। ठीक है, और जब एंड की बात करें तो एंड में कितना दे रखा है आपके 28,000 रुपये। ठीक है, तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाई जाने वाली चंदे की राशि, तो चंदे की राशि दिखाई जाने वाली पेमेंट्स एंड आपके रिसिप्ट्स अकाउंट की बात हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे, आपके 6 लाख रुपए में से टोटल चंदा 6 लाख है, उसमें से आपके जो एंडिंग राशि है उसको आप हटा देंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आप 28,000 को तो जोड़ लेंगे जो इस साल का है, और गई साल वाला 18,000 घटा देंगे, तो कितना जाएगा आपके, 5,90,000। क्यों, क्योंकि 18,000, 28,000 में से 18,000 घटाएंगे तो 10,000, और फिर 10,000 और घटेगा आपका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके, फिर 10,000 बचेगा तो 10,000 को भी कैश इसको हटाएंगे। ठीक है, तो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके, 5,90,000 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 590। ठीक है,
6 लाख में से घटाना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। एक क्लब 200 सदस्यों का चंदा प्रति सदस्य 3,000 है। वर्ष की शुरुआत और वर्ष के अंत में बकाया चंदा क्रमशः 18,000 और 28,000 है। अब यहाँ पे आय व्यय खाते में ज्ञात करना है आपको। पहले पहले आपने किया था, आपके किसमें किया था पहले, पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट में। अब की बार आपको ज्ञात करना है आय व्यय खाते में, ठीक है। आय व्यय खाते में क्या करना होता है, पहले वाला तो आपके उल्टा होता है जस्ट, और ये चंदे की राशि ज्ञात करनी है तो वो उल्टी होती है। कैसे होती है उल्टी, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 6 लाख का चंदा हो रहा था, कितना हो रहा था, 6 लाख, ठीक है। जब अब यहाँ पे आपको 28,000 जोड़ने थे लेकिन उसको घटाना है, ठीक है, और 18,000 आपको घटाने थे जो उसको जोड़ना है। तो ये होगी आपके पेमेंट्स अकाउंट में चंदे की राशि याद करना। तो ये ऐसे घटाएंगे तो आपके कितने आ जाएगा, 28,000 माइनस करेंगे 6 लाख में से, तो इधर से 18,000 हटा दो, ठीक है, फिर 10 और घटाएंगे तो ये कितनी आ जाएगी आपके 5,90,000, ठीक है। अब ऐसे अगर आपके बात करें किसमें, आय व्यय खाते में, किसमें, आय व्यय खाते में, तो आय व्यय खाते में कैसे करेंगे आप, 6 लाख रुपए हो जाएंगे टोटल चंदे के, ठीक है। उसमें आपके 28,000 यानी कि वर्तमान को जोड़ेंगे, ठीक है, अगर आय व्यय खाते की बात हो, और जो गई साल वाला है चंदा उसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अब 6,10,000 आएगा। कितना आएगा, 6,10,000, इसको आप करेक्ट कर लेना, 6,10,000 कर लेना, ठीक है, 6,10,000 ऐसा आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 150 सदस्यों का एक क्लब है, चंदा प्रति सदस्य 500 रुपये प्रति माह है, ठीक है। एक महीने के 500 तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे, 500 इंटू 12 करेंगे तो ये कितने हो जाएगा, 6,000, कितना हो जाएगा, ठीक है, 6,000 रुपये। ये कितना होएगा एक सदस्य का एक साल का, तो 150 का कर लो। अब 150 का कितना हो जाएगा, 6,000 इंटू 150, 6,000 इंटू 150 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके 9 लाख रुपए। कितने हो जाएंगे, 9 लाख रुपए आपके कितना हो जाएगा टोटल, टोटल चंदा 9 लाख रुपए आपको प्राप्त हो जाएगा। तो पूरे साल के 8 सदस्यों का चंदा प्राप्त नहीं हुआ। जब 8 सदस्यों का नहीं हुआ तो 8 सदस्यों को 6,000 से इंटू मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आपका प्रति सदस्य कितना रहता है साल का 6,000, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 48,000, ठीक है। और 5 सदस्यों से चंदा अगले वर्ष के 6 महीने के लिए अग्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है। तो अगले वर्ष के 6 महीने के लिए, तो अगले वर्ष के पूरे साल के लिए नहीं करना, 6 महीने के लिए करना है। तो 500 इंटू 6 महीने कितने, 500 इंटू 6 महीने की बात हो रही है, और कितने सदस्य, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 30, और आपके ये हो जाएंगे आपके 15,000, कितना हो जाएगा, 15,000, ठीक है। अब टोटल ये कितना हो गया, 8 सदस्यों का, 8 सदस्यों का, तो ये प्राप्त नहीं हुआ और इनका अग्रिम रूप से जमा है, इनका जमा है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, 90 पूरा कितना था, 9 लाख, ठीक है। 9 लाख में से 8 सदस्यों का प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हुआ उसको क्या करना है, आपको घटाना है, क्या करना है, घटाना है, ठीक है। और जो पहले से ही पेड है, अग्रिम रूप से दे रखा है, तो उसको जोड़ लेंगे। 5 सदस्यों का कितना आया था, 15,000, तो 15,000 को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो आप इसको टोटल करेंगे तो 90,000 में आप 15,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 1,05,000। 1,05,000 में से आप अगर 48,000 घटाएंगे, 1 लाख, 1,05,000 में से आप 48 घटाएंगे तो 8 5 13, तो 7 और 5 12, ठीक है। तो आपके कितना आ जाएगा, 8,67,000, कितना हो जाएगा, बचेगा 8,67,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और इसको पढ़कर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि क्या आएगा आंसर। दोस्तों डिटेल्ड सॉल्यूशन है हर चीज का। 100 सदस्यों का चंदा प्रति सदस्य 2500 रुपये, वर्ष 2016-17 के हजार ये है, 2015-16 का। तो अपन इसको बना लेते हैं कि हर साल का बना लेते हैं। 100 सदस्यों का प्रति सदस्य कितना है, 2500, तो 2500 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके 2,50,000, ठीक है। ये कितना आ गया टोटल। अब इसको 2,50,000 को आप याद रखना। मैं आगे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ कि आपके बात करते हैं, हमको क्वेश्चन कौन से की करवा रहा है, 2016-17 की, किसकी, 16-17 की बात हो रही है। तो 2016-17 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2015-16 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 2017-18 लिख लेते हैं। तो 2015-16 में क्या दे रखा है आपके, 2015-16 में आपको दे रखा है 20,000, ठीक है, कितना,
20,000। और 2017-18 के लिए कितना दे रखा है? 15,000। कितना दे रखा है? 15,000। ठीक है। अब आपको कौन सा लेना है? अंत में बकाया चंदे की राशि क्या है? जब 2016-17 के अंत में, तो 2016-17 के अंत में अगर आपको बकाया चंदे की राशि ज्ञात करनी है तो कैसे निकालेंगे? बताइए कैसे निकालेंगे 2016-17 में? अब आपको क्या करना है कि आपके लिए टोटल कितना हुआ था? आपके 2.5 लाख रुपए कितने हुए थे? 2.5 लाख हुए थे टोटल। ठीक है। कितने हुए थे? 2.5 लाख हुए थे ना? 2.5 लाख कंप्लीट कितने हुए थे? 2.5 लाख। अब आपको अंत 2016-17 के अंत में जो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है। इसमें आपके इस ये भी दे रखा है 2,18,000। कितना दे रखा है? 2,18,000। जबकि वो आपको पहला कितना होना था? 2,50,000 होना था ये। लेकिन अब 2,18,000 16-17 में है, तो अब इन तीनों का आपके एस्टिमेट निकालना है आपको। तो 2,18,000 में लेना है। ठीक है। आपको 2017-18 वाला भी नहीं लेना और 2015-16 वाला भी नहीं लेना। तो 2,18,000 में से आप 20,000 हटाएंगे और 25,000 हटाएंगे। तो 20 और 25 कितना हो गया? 35। अब 2,18 में से आप 35 घटाएंगे तो आपके ये हो जाएगा, क्योंकि 18 तो वो गए तो 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 12। ठीक है। 12 और 5 कितने हो जाएंगे? 17। 17 मतलब कि 1,83। कितना बचेगा? 1,83। ठीक है। 1,83,000 बचेंगे। कितने बचेंगे? 1,83,000। तो 2016-17 के अंत में कितना बचेगा बकाया? तो जब आपके कितना होना चाहिए था? 2,50,000 होना चाहिए। उसमें से 1,83,000 घटा दो तो ये बकाया बच जाएगा कि भाई ये इतना शेष है। तो 83 से कितना होगा आपके? 17 तो ये। ठीक है। कितना हो जाएगा? 17 तो ये और 50 वो। 17 वो और 5 कितना हो जाएगा? 67,000। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। वर्ष में प्राप्त अभिधान 4460 रुपए और वर्ष के अंत में 290। वर्ष के प्रारंभ में अदत्त अभियान अभी तक दिया नहीं 90 रुपए, और अगले वर्ष के लिए कितना दे दिया? अग्रिम अभिधान 160 रुपए दे दिए। तो वे खाते में दिए जाने वाली अभिधान की राशि कितनी होगी? तो सब्सक्रिप्शन की राशि आपको बताना है, मतलब कि आपके चंदे की राशि बताना है। तो टोटल शुरू में कितना है आपके? 4460। ठीक है। अब क्या करेंगे कि आपके 290 रुपए वर्ष के अंत में अदत्त अभिधान अभी तक उसको दिया नहीं। ठीक है। इसको आपके जोड़ लेंगे 290 रुपए, लेकिन ये किसका है? इसी साल का जोड़ लेंगे। ठीक है। फिर 90 रुपए वर्ष के प्रारंभ में, तो गई साल वाला है, इसको घटा देंगे। ठीक है। अगले वर्ष के लिए अग्रिम अभिधान, तो अगले वर्ष के लिए जो दे दिया उसको भी घटा देंगे। अगले और पिछले इनको घटाते हैं और वर्तमान को लेते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4460 में आप ऐसे ही कर लो पहले 90 से, तो ये 90 चल जाएंगे। 200 में से आपके ये 160 घटेंगे। ठीक है। 200 में से 160 घटेंगे तो कितने बचेंगे? 40। और 40 को 4460 में आपके ये योग करना है तो कितना हो जाएगा आपके? 4460 प्लस 40 कितने हो जाएंगे? 4500 रुपये। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गैर लाभकारी संगठन के लिए बकाये चंदे को क्या माना जाता है? बताइए बकाये चंदा को क्या माना जाता है गैर लाभकारी संगठन में? तो इसको आपके क्या माना जाता है? बकाये चंदे को क्या माना जाता है बताइए? तो जो आपके अभी तक पेएबल है, क्या है? पेएबल। ठीक है। तो पेएबल सब्सक्रिप्शन है उसको क्या माना जाएगा? संपत्ति। क्या माना जाएगा? संपत्ति। ठीक है। जबकि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन और बताया था जिसमें बताया कि जो चंदा प्राप्त तो हो चुका लेकिन उपार्जित नहीं हुआ तो उसको क्या मानेंगे? दायित्व। ठीक है। क्या मानेंगे? दायित्व। ठीक है। और जो आपके चंदे की अग्रिम राशि प्राप्त प्राप्त हो जाती है, जिसको पहले से प्रिपेयर्ड हो जाता है, ठीक है, जो पहले से दे दिया उसको दायित्व मानते हैं, और जो आपके बकाया है उसको संपत्ति मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गैर लाभकारी संगठन क्या गैर लाभकारी संगठन के सदस्य चंदे की अग्रिम प्राप्ति को क्या मानेगा? तो उसको क्या मानेगा? दायित्व। क्या मानेगा? दायित्व। ठीक है। मैंने आपको बताया अग्रिम प्राप्ति को तो दायित्व, और संपत्ति किसको मानेगा? बकाया चंदे को। ठीक है। किसको? बकाया चंदे को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, और इसको आपको कैलकुलेशन करना है। वार्षिक चंदे के रूप में 1,00,000 रुपए प्राप्त हुए। इसमें से 20,000 रुपये पिछली लेखा अवधि से संबंधित है, जबकि चालू लेखा अवधि से
अंत में 10,000 रुपये का चंदा प्राप्य है तो इस लेखांकन वर्ष के लिए और आय व्यय खाते में दिखाई देने वाली राशि है। तो ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप सीधे ही कर सकते हैं। कैसे कि अब आपके क्या बात हो रही है, 1 लाख, ठीक है, क्या 1 लाख, ठीक है, 1 लाख में आपको पिछले अवधि का जो लेख है उसको घटाना है, पिछले लेखा अवधि से संबंधित है तो उसको घटाना है, तो यानी कि 20,000 घटा देंगे, ठीक है। जबकि चालू वर्ष से है तो वो है 10,000 रुपये, इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1 लाख में से 10,000 घटेंगे तो कितना जाएगा आपके 90,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर लाभकारी संगठनों के लेखांकन में पुराने समाचार पत्रों की बिक्री को आमतौर पर माना जाता है। तो पुराने समाचार पत्रों की जो बिक्री होती है उसको किस में लेते हैं, आपके रेवेन्यू में। किस में लेते हैं, रेवेन्यू, क्योंकि ये क्या होती है आपके शॉर्ट टर्म के लिए होती है। किसके लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये क्या है, किस में आएगा, आपके आयगत व्यय में। किस में आएगा, आयगत व्यय में, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। आयगत व्यय में नहीं आएगा ये, आयगत आयगत आपके आय में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, आय में, ठीक है। बिक्री करेंगे तो हमको इनकम होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय एवं व्यय खाते द्वारा प्रकट होने वाली अधिक्य अथवा कमी को अंतरित किया जाता है। तो जो आपके आय व्यय खाते में जो आपके सरप्लस और डेफिसिट मिलती है, आपको प्राप्त होती है, उसको किस में ट्रांसफर किया जाता है, तो वह आपके किस में जाता है, कैपिटल फंड में। किस में किया जाता है, कैपिटल फंड में, ठीक है। किसमें किया जाता है, कैपिटल फंड, यानी कि पूंजी निधि में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये आपके नीचे दिया हुआ है, डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनियोग पर ब्याज के 500 रुपये प्राप्त हुए जिसमें से 100 रुपये गत वर्ष के ब्याज हैं, तो आय व्यय खाते में कौन सी लिखी जाएगी। तो 500 रुपये टोटल प्राप्त हुए जिसमें से 100 रुपये गई साल के हैं, तो गई साल वाले को घटाएंगे, सिर्फ वर्तमान की करेंगे आय व्यय खाते में। तो कितना आ जाएगा आपके 400 रुपये। कितने हो जाएंगे, 400 रुपये, क्योंकि करंट ईयर का ही किया जाता है आपके किस में, आय व्यय खाते में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में प्राप्त चंदा 5,000 है, ठीक है। पूरे वर्ष में कितना, 5,000। अग्रिम प्राप्त चंदा 500 रुपये, तो अग्रिम आपके कितना मिल गया, 500 रुपये, ठीक है। बकाया चंदा कितना है, 300 रुपये बकाया है। कितना बकाया है, 300 रुपये बकाया। कितना बकाया है, 300 रुपये। 300 रुपये को जोड़ेंगे, लेकिन अग्रिम अगले साल का जो चंदा है उसको क्या ही मतलब है, उसको जोड़ेंगे नहीं, तो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। तो 500 में से 5,000 में से 500 घटाएंगे तो 4500, उसमें 300 जोड़ेंगे तो आपके 4800। कितने आ जाएंगे, 4500 प्लस 300 यानी कि 4800, ठीक है। तो 4800 आ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये पहले आपके शॉर्ट नोट्स देखिए, शॉर्ट नोट्स देखने के बाद ही आप यहाँ हो तो आप फटाफट क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेस हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। एक क्लब की बात हो रही है, अग्रिम चंदा निम्नलिखित रूप में दिखाया जाएगा। तो अग्रिम चंदे को किसमें, दायित्व पक्ष में। किसमें दिखाया जाएगा, दायित्व पक्ष में। अगर बकाया चंदा होता तो आपके किसमें जाता, आपके संपत्ति पक्ष में। किसमें जाता, संपत्ति पक्ष में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गए आपके कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या था, आपके दायित्व पक्ष, ठीक है। तो ये आपके एनपीओ से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको मैंने फास्ट रिवीजन करवा दिया, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको उपलब्ध करवाई। उसके लिए आप एक लाइक तो बनता ही है, लाइक ठोक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।